स्टूडेंट्स थोड़ा सा पॉज हो गया, ठीक है। अभी हमें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करना है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैग। ठीक है बच्चों, देखो अगर हम शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं तो सब कुछ कवर करना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अभी एक बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, उसके बाद टाइम मिलेगा तो उसके बाद जो चीज़ें लेफ्ट आउट हो गई है ना, जो 2 मार्क्स में पूछी जाती हैं, 3 मार्क्स में पूछी जाती है, उन चीज़ों को हम लोग कवर करते चलेंगे। अभी हम लोग अपना मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा होती है प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चन पूछने की, लाइक 80% 90% क्वेश्चन आता ही आता है इन टॉपिक्स से, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन करेंगे डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैग, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलैबोरेटेड नहीं, मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैग कैसे लिखना होता है। देखो फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, ठीक है। 2 वर्ड्स क्या क्या है? एसेंशियल वर्ड, नॉन एसेंशियल वर्ड। बात समझ में आई बच्चों? एसेंशियल वर्ड है, नॉन एसेंशियल वर्ड। बच्चों एसेंशियल वर्ड में आपके आ गई एंड्रोशियम और इधर आ गई गायनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम और गायनोशियम। नॉन एसेंशियल वर्ड में आ गई कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला, ठीक। इतनी चीज हो गई। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एंड्रोशियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गायनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। देन हम यूनिट देखेंगे। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या होती है बच्चों? एंथर और व्हाट? एंथर और फिलामेंट को मिला के क्या कहते हैं? स्टेमन। यूनिट इसकी क्या होती है? स्टेमन, ठीक है। गायनोशियम की यूनिट क्या होती है? कार्पल, कार्पल या पिस्टल, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगी गायनोशियम का। कैलिक्स की जो यूनिट होती है दैट इज सेपल। कोरोला की यूनिट जो होती है दैट इज पेटल। पंखुड़ी जिसे कहते हैं ना, फाल्की वो। तो ये मैंने आपको यूनिट्स लिखवा दी। ये क्या मैंने आपको यूनिट्स लिखवा दी, ठीक है। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन, गायनोशियम की यूनिट कार्पल या पिस्टल, कैलिक्स की यूनिट सेपल और कोरोला की पेटल। चलो इसमें से एंड्रोशियम और गायनोशियम का डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं एंड्रोशियम का डायग्राम बनाती हूँ। एंड्रोशियम का डायग्राम बनाऊंगी तो ये मैं एंथर बनाऊंगी और ये मैं फिलामेंट बनाऊंगी। दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट, ठीक है। और एंथर प्लस फिलामेंट इज इक्वल्स टू स्टेमन। डन। नेक्स्ट अब मैं गायनोशियम का डायग्राम बनाऊंगी। अब मैं किसका डायग्राम बनाऊंगी? गायनोशियम का। गायनोशियम में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये रखा हुआ है ओव्यूल और इस ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सेल। बात समझ में आ गई? दिस इज द डायग्राम ऑफ गायनोशियम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डन। सो वी आर फिनिश्ड विद आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर वी विल डू द सेकेंड चैप्टर टुमारो। एक्चुअली वी हैव लेस टाइम, है ना। तो उसमें जो आपका थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जितना टाइम बचा उसमें वो इजीली कवर हो जाएगा। उससे 3 ही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है उसमें से। 3 में से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और आजकल जिस तरीके से ग्रोथ चल रही है ना, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो 3 ही क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। वो मैं आपको इलैबोरेट करके बता देती हूँ क्या क्या वो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। उसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात है वो हम कल करेंगे, अगर टाइम मिला तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। नेम द वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि हम लोग बर्थ को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें उल्टी सीधी बातें नहीं बतानी, हमें क्या साइंटिफिक अप्रोच बताना है, ठीक है। तो मेरे पास एक बुक है, उसमें लाइन वाइज सारी चीज़ें लिखी हैं, वो मैं आपको इलैबोरेटेड इस बोर्ड पे लिख दूंगी, आप उसको वैसे ही कॉपी करेगा और मैं उसका एक्सप्लेनेशन देती चलूंगी आपको। डन। चलो आंसर हम कैसे लिखेंगे? वेरियस मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल आर, ठीक है। ए नेचुरल मेथड, ए इज नेचुरल मेथड, ठीक है। उसमें पहला आता है विड्रॉल मेथड, पहला क्या आता है? विड्रॉल मेथड। दूसरा आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, क्या आता है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। और तीसरा आता है कॉर्टिस इंटरप्टस। व्हाट? कॉर्टिस इंटरप्टस। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आप एक मेथड और ऐड कर सकते हो, रिदम मेथड। रिदम मेथड तो 3 हो गए, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया, रिदम मेथड। ये क्या है? नेचुरल मेथड है। विड्रॉल मेथड में क्या होता है कि बिफोर डिस्चार्ज आप इजैकुलेटरी ऑर्गन को फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट से बाहर निकाल लेते हो, मतलब इजैकुलेट आप फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में नहीं करोगे, आप इजैकुलेशन बाहर करोगे। इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ सीमेन आउटसाइड, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है बच्चों? लैक्टेशन जिस समय मदर फीड करा रही होती है, इनिशियली पार्चुरेशन के बाद जब बेबी डिलीवर होता है 6 मंथ तक मदर बेबी को फीड करा रही होती है, उस समय प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा रहता है। जो प्रोलैक्टिन रहता है ना, वो एफएसएच को इनहिबिट करे रहता है। एफएसएच अगर इनहिबिट रहती है ना, तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंसेस नहीं आएंगे, मेंसेस नहीं आएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो उससे कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब नो डिलीवरी, ओके। ये इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स, है ना। प्रेगनेंसी के बाद क्या कहूँ? डिलीवरी के बाद, पार्चुरेशन के बाद 6 मंथ तक ये सेफ रहता है, 6 मंथ तक ये सेफ रहता है। रिदम मेथड, रिदम मेथड में क्या होता है? हमें पता है कि हमारा जो ओव्यूलेशन का टाइम है, जो हमारा ओव्यूलेशन का टाइम है वो कौन सा है? 14th डे, मिड ऑफ द साइकिल। जो हमारा टाइम वो क्या है? ओव्यूलेशन का मिड ऑफ द साइकिल। अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो हम इस टाइम पीरियड के आसपास, है ना, तो मतलब आप इधर 10 डेज ले लो और इधर 2 डेज और बढ़ा दो, 10 से 16 डेज तक क्वार्टर्स ना करें, तो दिस इज द रिदम मेथड। आप 10 से 16 डेज तक क्या करो? ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है, उस समय आप क्वार्टर्स ना करें, है ना। तो दिस इज द थर्ड नेचुरल मेथड। तो फर्स्ट इज विड्रॉल मेथड, सेकेंड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया, थर्ड इज रिदम मेथड। नेक्स्ट, पहला नेचुरल मेथड हो गया, दूसरा क्या हो गया? बैरियर मेथड। बी है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या है कि हम इजैकुलेशन तो अंदर करेंगे, लेकिन हम उसको फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में ऊपर नहीं जाने देंगे, है ना। फीमेल वेजिनल ट्रैक्ट में जो स्पर्म्स है वो ऊपर नहीं जाएंगे, कोई बैरियर सेट कर देंगे हम। उससे क्या होगा कि स्पर्म्स वहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे, आप उसको
फिर उसके बाद उसको डिस्पोज कर दो, तो क्या होगा कि एक्चुअली जो डिपोजिशन हुआ है ना वो उस बैरियर में हुआ है, फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में नहीं हुआ, तो स्पर्म का मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो बैरियर मेथड में पहला जो आता है वो आता है कॉन्डम्स। ठीक है, दूसरा जो आता है डायफ्राम्स आता है, और तीसरा जो आता है वोल्ट कैप्स आता है। क्या आता है? वोल्ट कैप्स आता है। तो तीनों ही क्या है, बैरियर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो कॉन्डम्स हो, डायफ्राम्स हो, वोल्ट कैप हो, इसको क्या करते हैं, कॉन्डम्स मेल और फीमेल कॉन्डम्स दोनों आते हैं, मेल फीमेल दोनों कॉन्डम्स आते हैं। ठीक है, तो जो मेल कॉन्डम होता है वो पेनिस के ऊपर अप्लाई किया जाता है, पेनिस के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो इजैकुलेशन होता है पेनिस का वो कॉन्डम में ही आता है, उसके बाद आप कॉन्डम को डिस्पोज ऑफ कर दो। फीमेल कॉन्डम फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में यूज किया जाएगा, डायफ्राम और वोल्ट कैप्स जो होते हैं वो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में यूज किए जाते हैं। फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में बैरियर प्रोवाइड करते हैं, तो स्पर्म अगर आप डिस्चार्ज भी कर रहे हो फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में तो वो इसमें कैप्चर हो जाएगा, कैप्चर होने के बाद आप इसको डिस्पोज कर दो। ठीक है, उसके बाद आप डिस्पोज कर दो तो आप क्या होगा, प्रेगनेंसी से बच जाओगे। तीसरा मेथड होता है केमिकल मेथड। ठीक है, तीसरा मेथड होता है क्या, केमिकल मेथड। थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड। थर्ड मेथड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या है बच्चों, है ना, हम लोग यहाँ पे पिल्स लेते हैं। क्या लेते हैं, पिल्स। पिल्स लेंगे या फिर इंजेक्शंस लेंगे। क्या लेंगे, पिल्स लेंगे या फिर इंजेक्शन लेंगे। केमिकल मेथड में बात करूं मैं तो ओसी पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है, अगर आप इसे खाते रहोगे ना तो ये हार्मोन्स का एक बैलेंस मेंटेन करती रहती है बॉडी में और प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। मतलब आप अनप्रोटेक्टिव क्वार्टर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन्स हैं जिन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं वो क्या, इस खाली ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन में आती है। ये बॉडी में हार्मोन को इस तरीके से बैलेंस करे रहती है कि आप फिट फॉर प्रेगनेंसी नहीं होते हो और फाइनली प्रेगनेंसी नहीं होती। इंजेक्शंस में कुछ ऐसे इंजेक्शन के फॉर्म में भी कुछ केमिकल्स आते हैं जिसको आप बॉडी में इंजेक्ट करा लो, है ना, इंजेक्शन इनके ले लो तो प्रेगनेंसी नहीं होती। ये भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आते हैं। तो ये तो हो गए आपके केमिकल मेथड। फोर्थ जो आता है वो होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना, इसे कहते हैं आईयूडीज। जो ये आईयूडीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है इट इज बिकॉज ऑफ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो होती है वो दो तरीके की होती है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज एंड मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और मेडिकेटेड आईयूडीज। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है ना उसमें लिपीज लूप आता है। क्या आता है, लिपीज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में क्या आते हैं, लिपीज लूप आते हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकेटेड आईयूडीज में क्या आता है बच्चों, मेडिकेटेड आईयूडीज में आपका कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आता है। मेडिकेटेड आईयूडी में क्या क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता है कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जब यूट्रस में लगाया जाता है तो वो कॉपर रिलीज करता है, कॉपर रिलीज करता है और प्रेगनेंसी नहीं होने देता। ठीक है, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है वो अगर हार्मोन रिलीज कर रहा है तो उसको हार्मोनल आईयूडी कहेंगे। दोनों के दोनों ही कहाँ आते हैं, मेडिकेटेड आईयूडी में आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में कॉपर टी आता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में प्रोजेस्टेट आता है। क्या आता है, प्रोजेस्टेट आता है। और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में तो लिपीज लूप आते हैं। बात समझ में आ गई। इंडिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो इंट्रायूट्राइन डिवाइस वाला मेथड है। नेक्स्ट लास्ट 4 मेथड हो गए। 5वां मेथड जो है वो सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड क्या है, लास्ट मेथड क्या है वो सर्जिकल मेथड है। सर्जिकल मेथड में 2 प्रोसेस आती है, एक आता है ट्यूबेक्टॉमी, एक आता है वैसेक्टॉमी। एक आता है ट्यूबेक्टॉमी, एक आता है वैसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, हम लोग फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं और लाइगेट कर देते हैं। तो ये परमानेंट मेथड है। परमानेंट मेथड, इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है ना। अगर किसी ने ट्यूबेक्टॉमी करा ली, ट्यूबेक्टॉमी हमेशा फीमेल्स में होगी क्योंकि फैलोपियन ट्यूब कहाँ होती है, फीमेल्स में होती है, तो वो दोबारा कंसीव नहीं कर पाएगी क्योंकि इसका रिवर्सल बहुत
बेकार है, रिवर्सल नहीं होता। एक बार आपने फैलोपियन ट्यूब कट करा ली तो ओवम का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ठीक है। वो कहता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एपिडिडाइमिस को कट करते हैं। किसको कट करते हैं, एपिडिडाइमिस को। एपिडिडाइमिस को कट करते हैं और लाइगेट कर देते हैं। एपिडिडाइमिस कट कर दो, उसके बाद इसे लाइगेट कर दो, इसकी भी रिवर्सिबिलिटी पुअर है बहुत, क्यों, क्योंकि स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट अब नहीं हो सकता। तो ये दोनों क्या है, परमानेंट मेथड है, ठीक है। इसके बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो, ना मेल कैपेबल रह पाएगा स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, ना फीमेल कैपेबल रह पाएगी ओवम के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्थ कंट्रोल में आपको ये सारी चीजें बतानी होंगी। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको नेचुरल मेथड बताया, नेचुरल मेथड के बाद केमिकल मेथड बताया, देन आईयूडीज बताई, देन आपको परमानेंट मेथड बताया। एक क्या चीज छूट गई है ना, एक कोई चीज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मैंने बताया था, वो छूट है जिसमें कॉन्डम्स वगैरह आए थे। तो इस तरीके से आपको लिख के आना था। इतना लिख कर आओगे, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें भर भर के नहीं लिखोगे ना, इतना अगर चार्ट भी बना दिया ना आपने सेग्रीगेट करके तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग से जो पूछा जाता है, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एमटीपी। Write a short note on MTP. What do you mean by MTP? MTP is medical termination of pregnancy. ठीक है, MTP is medical termination of pregnancy. आप इसको शॉर्ट नोट लिखना है। सबसे पहली बात तो आपको MTP का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एमटीपी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है। वॉलंटरी टर्मिनेशन बिफोर द फीटस बिकम वायबल इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। मैं डेफिनेशन एक बार रीड कर रही हूँ, चाहो तो आप अभी नोट कर लो। क्या है कि वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम फुली वायबल इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब फीटस अभी पैदा होने के केपेबल नहीं है कि आपने उसका अबॉर्शन करा दिया, उसे खत्म कर दिया, है ना, आपने उसका इंड्यूस अबॉर्शन करा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपको इसको शॉर्ट नोट लिखना है, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, MTP हैज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। देखो MTP का क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में। अच्छा, MTP का पर्पस नहीं है पॉपुलेशन रिड्यूस करना, क्योंकि इतनी सारी MTPs होती है हर साल, तो पॉपुलेशन उसकी वजह से रिड्यूस अपने आप हो जाती है। वो उस पर्पस के लिए नहीं बना, लेकिन उस पर्पस को भी वो सॉल्व कर रही है। डन। नेक्स्ट, it is aimed not to reduce the population but due to emotional, moral and religious and social aspect the MTP being linked to it. Government of India has granted legal sanction to MTP in 1971 with some restriction condition to avoid its misuse. अच्छा बच्चों, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का लोग मिसयूज करते थे। आपने सुना होगा ना फीमेल फीटसाइड के बारे में, अगर पता चल जाता था कि अगर बच्चा लड़की पैदा होने वाली है तो बच्चे को खत्म कर देते, तो उसको क्या कहते हैं, फीमेल फीटसाइड। तो कुछ लोग जो है MTP का मिसयूज करने लगे। अगर उन्हें पता चल जाता था कि जो फीटस है पेट में वो फीमेल है तो उसका जाके अबॉर्शन करा देते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1971 में एक सैंक्शन साइन किया कि MTP आप करा सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे। अच्छा, वो कंडीशंस क्या है, देखो वो कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहली बात तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितनी प्रेगनेंसी होती है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ, वो जो 3 मंथ की प्रेगनेंसी है, अगर उसमें आप अबॉर्शन कराते हो तो वो सेफ अबॉर्शन माने जाते हैं। मतलब उसमें अबॉर्शन भी हो जाता है, फीमेल को नुकसान भी नहीं होता। अगर इसके आगे अबॉर्शन कराने की जरूरत पड़ी तो आपको स्पेशल ग्राउंड्स चाहिए कि आप अबॉर्शन करा सकते हो, अदरवाइज आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अच्छा, 3 महीने के बाद मतलब चौथे महीने में, 5वें महीने पे, 7वें महीने पे आपको अबॉर्शन कराना है तो गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस दिए कि आप अबॉर्शन करा सकते हो। क्या है वो कंडीशन? पहली कंडीशन तो ये है कि बच्चा जब पैदा होकर आएगा उसको कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होना चाहिए, है ना, कोई ना कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि वो दुनिया में आने के बाद सोशली फिट ना हो, मेंटली फिट ना हो, वो अगर पागल हो या फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स परमिशन देते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद भी अबॉर्शन करा लिया। दूसरा कि बच्चा अगर पैदा होता है तो या तो बच्चे की जान को खतरा है या तो माँ की जान को खतरा है। अगर ये 2 ग्राउंड्स फुलफिल हो रहे हैं
तो आपको अबॉर्शन कराने दिया जाएगा, वो भी किसी एक डॉक्टर की परमिशन से नहीं, आपको एटलीस्ट 2 डॉक्टर की परमिशन लेनी होगी। आप अपनी लीगल रिपोर्ट्स जो है वो 2 डॉक्टर को दिखाओ। जब 2 डॉक्टर कह दें कि हाँ इसमें अबॉर्शन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि या तो बच्चे की जान चली जाएगी या तो माँ की जान चली जाएगी, या फिर जो बच्चा पैदा होगा वो फिजिकली फिट नहीं होगा, मेंटली फिट नहीं होगा, ये ग्राउंड्स है जहाँ पे आप अबॉर्शन करा सकते हो। तो आपको यही सारी इंफॉर्मेशन एमटीपी में लिख के आनी होती है। अब लिखोगे कैसे, है ना, इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता। सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको अभी एक डेफिनेशन बोली थी ना, वो डेफिनेशन लिख के आओगे और इसको अपने वर्ड्स में इलैबोरेट करोगे। बात समझ में आई, है ना, इतना ही लिखना होता है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो आप देखो। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनफर्टिलिटी। Write a short note on infertility, ठीक है। आपको इनफर्टिलिटी के बारे में लिखना। बच्चों इनफर्टिलिटी से आप क्या समझते हो? देखो इनफर्टिलिटी का मतलब है कोई लगातार अनप्रोटेक्टेड कॉर्टेस कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड कॉर्टेस के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं ना, या तो मेल में दिक्कत हो सकती है या तो फीमेल में दिक्कत हो सकती है, दिक्कत कहीं भी हो, अल्टीमेटली उनके पास बच्चा तो नहीं है ना। पहले तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर बच्चा नहीं है तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लो, ठीक है। लेकिन ठीक है, किसी को बाहर का बच्चा नहीं चाहिए, बहुत सारे लीगल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज भी आते हैं, कि रिलीजन में भी होता है कि पता नहीं कहाँ से हो बच्चा, क्या हो, है ना, तो वो खुद का ही बच्चा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन नेचुरली वो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं हो पा रही है। हो सकता है उसके अंदर कोई कमी, हो सकता है मेल के अंदर कोई कमी हो। तो ऐसी जो लोग हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं फीमेल्स, वो क्या करती हैं, वो इनफर्टाइल कहलाती है ना। वो दिक्कत उनमें भी हो सकती है, वो दिक्कत मेल में भी हो सकती है। अगर फीमेल में दिक्कत है तो वो इनफर्टाइल फीमेल है, और अगर मेल में दिक्कत है तो वो इनफर्टाइल मेल है। तो इसके कुछ मेथड्स बताए गए, एनसीईआरटी में साफ साफ है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगी, आपको भी ऐसे ही लिख के आना, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना होगा, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे आप इलैबोरेट करोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला आता है इनफर्टिलिटी में टेस्ट ट्यूब बेबी। पहला जो आर्टिफिशियल मेथड है दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी? इसमें हम क्या करते हैं, एग और ओवम को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराते हैं। क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज कराते हैं। जब ये 8 से 16 सेल स्टेज तक ग्रो कर जाता है तो हम इसे सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं, या अगर मदर खुद केपेबल है कि वो खुद के एग्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इतना प्रोसेस बाहर कराने के बाद या तो हम उसी फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं या तो किसी और फीमेल में ट्रांसफर करते हैं। किसी और फीमेल में ट्रांसफर में करता है तो हम उसको सरोगेट मदर कहते हैं। तो अगर 8 to 16 सेल स्टेज तक बन गया है जाइगोट तुम्हारा डिवाइड होके, तो आप उसको यूट्रस में इम्प्लांट करा दोगे। क्या करा दोगे, इम्प्लांट करा दोगे। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्दर डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होगी, ठीक है। एग और ओवम निकाले मेल फीमेल के, टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करा के जब कुछ सेल स्टेज तक वो ग्रो कर गए तो उसको इम्प्लांट करा दिए यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, वो डिपेंड करेगा कि कितने सेल स्टेज तक आपने काम करा है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी पहला मेथड हो गया इनफर्टिलिटी क्योर करने का। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्या है गैमीट, GI, एक मिनट, दूसरा मेथड है गिफ्ट, GIFT, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बच्चों इसमें क्या है, इसमें जो है फीमेल नॉर्मल है, फीमेल नॉर्मल है, लेकिन उसका जो मेल पार्टनर है वो इतने स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, या उसके स्पर्म्स की इतनी मोटिलिटी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट कर पाए उस फीमेल को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। हम क्या करेंगे, मेल गैमीट को बाहर निकालेंगे, मेल गैमीट को बाहर निकालेंगे। मेल गैमीट बोले तो स्पर्म को बाहर निकालेंगे और हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। अब आगे का काम नेचुरली बिल्कुल होगा क्योंकि वो फीमेल नॉर्मल है, उस मेल में दिक्कत है, तो इसे कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन, ये स्पेशली तब होता है कि जब स्पर्म्स का काउंट कम रहता है। किसी भी मेल में अगर स्पर्म का काउंट कम है तो हम क्या करेंगे, हम स्पर्म को बाहर निकालेंगे और डायरेक्टली ओवम में स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे। इसी को कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर हमने स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। अभी हमने आर्टिफिशियली करा है तो ये एक आर्टिफिशियल मेथड होगा। चौथा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, चौथा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कोई मेल है ना, उसको दिक्कत है ना, उसका फीमेल अगर बात करें वो नॉर्मल है, लेकिन मेल में क्या है, सपोज पीनिस इरेक्शन नहीं होता है, पीनिस इरेक्शन नहीं होता तो वो इंसेमिनेट कैसे करेगा, तो हम उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं। उस मेल के सीमेन को कलेक्ट करते हैं और आर्टिफिशियली फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट में पास करा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी मेल फीमेल रहते हैं उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, और आगे चल के बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ना, ये सब आर्ट टेक्नोलॉजी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से आर्ट्स में पूछा जाता है। इनफर्टिलिटी के साथ अगर इनफर्टिलिटी का क्योर पूछेगा ना तो आप आर्ट्स बताओगे, या तो सिंपल है कि अडॉप्ट कर लो या तो आर्ट्स टेक्नोलॉजी, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ना, तो अभी इंडिया के लोगों के लिए फेवरेबल नहीं है, बट धीरे धीरे लोग करा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पढ़ा, और क्या क्या पढ़ा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर पढ़ा, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा। ये सब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है। इनफर्टिलिटी के केस में हम इससे क्योर कर सकते हैं। बात समझ में आई? इनफर्टिलिटी क्या है ना, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, या तो वो फीमेल में दिक्कत है या तो मेल में दिक्कत है, उसको आप कहोगे इनफर्टिलिटी। इससे मात्र ये 3 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। अब हमारा बच्चा ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहली यूनिट में, ये हम कल करेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आता है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन है, 1 घंटा लगेगा उसको। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम अभी यहीं पर पॉज करते हैं, है ना। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। बाय बाय।